वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 24 अक्टूबर हो गई आज और टेस्ट नंबर 10 लगाते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए 27 दिसंबर को परीक्षा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा देश G7 सदस्य देशों में शामिल नहीं है? कौन सा है इसमें G7 सदस्य देशों में शामिल जो नहीं है? देखिए, नॉर्थ अमेरिका के इसमें जो हैं दो हैं, कनाडा है और नीचे वाला है यूएसए। मैक्सिको नहीं है। तो दो ये हो गए। एक है इटली, जर्मनी और जापान है। और यूरोप से हैं फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। फ्रांस और यूके। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। चीन भारत इसमें शामिल नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, इटली है, चीन नहीं है। तो देखिए, G7 देशों में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। इसी क्रम में याद रखिए, याद रहेगा। अब बात करें G7 की, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन हुआ था 1975 में। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह एक समूह है जो वार्षिक बैठक करता है। वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक जो G7 है वो G8 के रूप में जाना जाता था। लेकिन 2014 में क्या हुआ? यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के सैन्य अधिग्रहण के बाद रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया, जिसका मुद्दा सबसे पहले उठाया था यूएसए ने। और समूह को फिर से अब G7 कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये सब नाम। जैसे G7 में कितने, आसियान में कितने, G20 में कितने, ब्रिक्स में कितने, सार्क में कितने, ये सब पता होने चाहिए आपको, कभी भी पूछ लिया जाता है। G20 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? G20 देशों की शुरुआत जो है 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद की गई थी। वर्ष 2008 में G20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। गलत ढूंढना अपने को। G20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तक प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की तरह पाकिस्तान भी मार्च 2020 से G20 का सदस्य देश है। देखिए, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। भारत की तरह पाकिस्तान अभी तक ना मार्च 2020 तक ना अक्टूबर 2020 तक G20 का सदस्य देश नहीं है। गलत है स्टेटमेंट डी। तो G20 के जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? 20। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। तो चीन इसमें है, भारत भी इसमें है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, याद रखिए। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है और अभी तक भी नहीं है। बाकी G20 के सदस्य देश जो हैं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85% और वैश्विक व्यापार का 75% और विश्व के आबादी का 2/3 से अधिक प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किन दो देशों के बीच 3 से 16 फरवरी 2020 के बीच में जो है संप्रीति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो संप्रीति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच नहीं है, भारत और बांग्लादेश के बीच है, इंडोनेशिया नहीं है, मालदीव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 3 से 16 फरवरी 2020 के बीच मेघालय के उमरोई में, कहाँ? मेघालय के उमरोई में संप्रीति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। यह युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग का हिस्सा है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की दृष्टि से यह अभ्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाचारों में रहने वाला तलानोवा संवाद, तनालोआ डायलॉग का संबंध किससे है? यह भी हाल ही में यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया 2020 के, जिसका रिजल्ट आ गया कल शाम को और जोड़े मिलाने के लिए पूछा गया था। इसके सामने लिखा था क्लाइमेट चेंज, जो कि करेक्ट था।
तो किससे संबंधित हो गया फिर ये? जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो गया। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 16 नवंबर 2017 को जर्मनी के वान में, कहाँ? जर्मनी के वान में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, या इसको बोलते हैं कोप, COP, कोप 23 की अध्यक्षता जो है फिजी गवर्नमेंट ने की थी। इस सम्मेलन के अंत में तनालोआ डायलॉग के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी। तालानोआ, तनालोआ नहीं, तालानोआ डायलॉग, तालानोआ संवाद। और वो क्या था उसमें योजना के अंदर? उसमें था कि यह कार्य योजना वर्ष भर चलेगी, जिसमें जलवायु से संबंधित विभिन्न देशों के द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन किया जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में इन घटनाओं का सही कालानुक्रम सजाना है आपको। पहला देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी द्वारा INC की अध्यक्षता, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता, चोरी चौरा घटना। तो मिला दीजिए, आसान सा है ये तो। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को, 1919 हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 में, और काकोरी घटना 1925 में। तो सबसे पहले 1919 आएगा, उसके बाद 1922 आएगा, फिर अंत में 1924 आएगा। तो सबसे पहला आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चौरी चौरा की घटना 1922, फिर महात्मा गांधी द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता, एकमात्र बेलगांव 1924। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद सीधा एक्सप्लेनेशन, मतलब क्वेश्चन के साथ हो गया कुछ गड़बड़। चलिए कोई नहीं, इसको हम डिलीट ही मानते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रिंट नहीं हुआ होगा वो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित चट्टानों में से किस या किन चट्टानों के संस्तर या परतों में खनिजों का निक्षेप या संचयन होता है? बताइए। देखिए, अपसादी चट्टानें होंगी तभी खनिज उसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। कायांतरित नहीं है, और कायांतरित को रूपांतरित बोलते हैं। कायांतरित या रूपांतरित एक ही बात है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, डी। आगने में हो नहीं सकता, तो ए ही होगा इसका आंसर। तो देखिए, अनेक खनिज अपसादी चट्टानों के संस्तर या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अपसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में, ध्यान से सुनिएगा, जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हार्श का प्रमुख कारण नहीं है? कृषि का प्रसार करेंगे, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं चलाएंगे, पशुचारण और लकड़ी एकत्रित करेंगे, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। देखिए, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण तो है वनस्पति जात और प्राणी जात के हार्श का कारण। बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं भी हैं। कृषि का प्रसार करेंगे, ये भी है, लेकिन पशुचारण करने से और लकड़ी एकत्रित करने से, अच्छा, लकड़ी एकत्रित करने के लिए पेड़ों को काटने की आवश्यकता तो है नहीं। पेड़ों की टहनियों को आप काट के इकट्ठा कर सकते हो, नीचे गरी हुई उठा सकते हो। तो यहाँ जो अपना आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। देखिए, चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता हेतु मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर जो है पूर्ति की जाती है, जिसमें पेड़ों को काटने की आवश्यकता बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इसलिए सही उत्तर अपना सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से किस पेड़ की छाल, पत्ती और टहनियों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? महोगनी नहीं है, देवदार नहीं, बुरांस नहीं, यह है हिमालयन यब। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हिमालयन यब जो है चीड़ की एक प्रकार सदाबहार वृक्ष है, और एक औषधि पौधा है ये, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से जो है टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जो कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन मुद्दा क्या है, ये जो टक्सोल है, अत्यधिक निष्कासन से जो है इस प्रजाति को खतरा हो गया है।
ठीक है, वनस्पति जाति को जो है खतरा पैदा करता है यह टकसॉल जब अत्यधिक मात्रा में निकलता है तो हिमालयन जब से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल हैं वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को बारहमासी नदियों से जोड़ना। देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण है, संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध भी है और वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक भी है। तो इसका आंसर ई हो गया। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को बारहमासी नदियों से जोड़ना इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, गलत है, डी। तो वन्यजीव सुरक्षा के लिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 1972 इम्पोर्टेंट है, जिसमें वन्य जीवन के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे और संपूर्ण भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई इसमें। और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार पर प्रतिबंध, वन्य जीवों का कानूनी संरक्षण, वन्य जीवों के आवासों का कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लाने आदि पर जो है प्रबल जोर दिया गया है। इसके पश्चात जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कई नेशनल पार्क और पशु जीव विहार जो है सेंचुरीज स्थापित किए। 1973 में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, याद रखिएगा। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब है, 1986। और वन संरक्षण अधिनियम कब है, 1980। जोड़े मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल नहीं है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य पशु विहार भी शामिल है। मानस असम का ये भी है। डचीगम नहीं है, जम्मू कश्मीर का। हंगुल पाया जाता है इसमें, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं है ये। बीज बचाओ आंदोलन यूपी पीसीएस में पूछा गया था। मृदा बचाओ आंदोलन जो मध्य प्रदेश से संबंध रखता है, और बीज बचाओ आंदोलन किससे संबंध रखता है, उसी से संबंध रखता है जो चिपको आंदोलन जहाँ से संबंधित है, मतलब उत्तराखंड। इसका आंसर है डी। तो देखिए, बीज बचाओ आंदोलन टिहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था और यहाँ के किसानों ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी विभिन्न फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि संभव है। किस मुगल बादशाह ने, हिस्ट्री शुरू हो गई है, किस मुगल बादशाह ने अकबर स्थित लाल किले का निर्माण करवाया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि आगरे का लाल किला कहीं शाहजहां ने ही तो नहीं बनवाया। देखिए, दिल्ली में जो लाल किला है वो तो बनवाया शाहजहां ने, लेकिन जो आगरे का लाल किला है वो बनवाया है किसने, अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो आगरा स्थित लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शाहजहां आएंगे, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बाद शाहजहां आएंगे। वो क्या करेंगे, दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाएंगे बलुआ पत्थर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है मुगल स्थापत्य और दूसरी तरफ है संबंधित स्थान। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है क्या, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है क्या, है करेक्ट है। दीवाने खास दिल्ली के लाल किले में स्थित है या आगरे के लाल किले में, दिल्ली में स्थित है। और मुसम्मन बुर्ज आगरे के किले में, मुसम्मन बुर्ज आगरे के किले में, सही है। एतमादुद्दौला का मकबरा फैजाबाद में थोड़ी है, एतमादुद्दौला का मकबरा तो आगरा में है। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुलंद दरवाजे से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, इसे अकबर ने अपनी गुजरात विजय की याद में बनवाया था और इसमें प्रयुक्त शैली को अर्ध गुंबदीय कहते हैं। अर्ध गुंबदीय शैली को मुगलों ने अफगान से ग्रहण किया था और यह दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी परिसर आगरा में खड़ा है। तो इसे अकबर ने अपनी गुजरात विजय की याद में बनवाया था बुलंद दरवाजे को, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इसमें प्रयुक्त शैली को अर्ध गुंबदीय कहते हैं, ये भी सही है। अर्ध गुंबदीय शैली को मुगलों ने अफगान से नहीं बल्कि ईरान से ग्रहण किया था, तो गलत हो गया सी। यह दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी परिसर आगरा में खड़ा है। तो यहाँ जो गलत स्टेटमेंट है वो सी है।
अच्छा, यहाँ रखना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ ए सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन सी यहाँ पर गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ गलत आना चाहिए, ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो देखिए, अकबर ने गुजरात विजय की याद में 1602 में, कब, 1602 में फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था, आगरा में। बुलंद दरवाजे में जिस शैली का प्रयोग किया गया है उसे अर्ध गुंबदीय कहते हैं। इस दरवाजे में प्रयुक्त शैली को मुगलों ने ईरान से ग्रहण किया, अफगान से नहीं, जो बाद में मुगल इमारतों की खास विशेषता बन गई। मुगल स्थापत्य कला में पियत्रा धुरा किससे संबंधित है। पियत्रा धुरा मुगल गुंबद है क्या, नहीं है। मुगल स्थापत्य शैली है, नहीं है। मस्जिद बनाने में प्रयुक्त गारा, नहीं है। संगमरमर में बलुआ पत्थरों से अलंकृत सजावट की विधि है पियत्रा धुरा धुरा। तो देखिए, जहांगीर ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में संगमरमर की इमारतें बनाने और संगमरमर की इमारतें बनाने और दीवारों को जो है अर्ध मूल्यवान बलुआ पत्थर से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन जो है प्रारंभ किया जहांगीर ने, जिसे कहा गया पियत्रा धुरा। और शाहजहां ने इसका प्रयोग जो है ताजमहल बनाने में भी किया था। इसके बाद शाहजहां आया था ना। तो क्या है पियत्रा धुरा, यह है संगमरमर में बलुआ पत्थर से अलंकृत सजावट की विधि। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, सीधा सीधा याद रखिएगा। अब बताइए, शाहजहां के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। इसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए, दिल्ली की मोती मस्जिद, जो दिल्ली में मोती मस्जिद स्थित है, उसका तो औरंगजेब ने निर्माण करवा दिया। अब यह है आगरे के किले में स्थित मोती मस्जिद, तो इस शाहजहां ने बनवाई थी, क्या करेक्ट है। इसने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसने किसने, शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला दोनों शाहजहां, करेक्ट है। शाहजहां ने सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण प्रदान किया था। देखिए, सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण अकबर ने दिया था, शाहजहां ने नहीं, गलत है। इसने दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास का निर्माण करवाया, ये सही है। तो शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था और इसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो ताज की तरह बनी हुई है। इसने लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसमें गुंबद मुख्य आकर्षण का केंद्र है। सिख गुरु अर्जुन देव को अकबर के दरबार में संरक्षण प्राप्त था, न कि शाहजहां के। मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जहांगीर चित्रकला का पारखी था, वह चित्र में प्रत्येक चित्रकार के योगदान को पहचान लेता था। औरंगजेब को चित्रकला में विशेष रुचि थी। मुगल चित्रकारी में दरबार के दृश्य, शिकार व युद्ध के दृश्यों को चित्रित किया जाता था। दरबार के दृश्य, शिकार और युद्ध के दृश्य। दशवंत और दशावन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। दशवंत और दशावन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे, सही है। मुगल चित्रकारी में दरबार के दृश्य, शिकार, युद्ध के दृश्य को चित्रित किया था, सही है। देखिए, चित्रकार में विशेष रुचि तो इसकी थी ना। जहांगीर के काल को चित्रकारी का काल कहा जाता है, अकबर की रुचि नहीं थी, सॉरी, इसमें औरंगजेब की रुचि नहीं थी चित्रकला में। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। फैजी को फारसी का बहुत बड़ा विद्वान था। फैजी जो फारसी का बहुत बड़ा विद्वान था और अबुल फजल का भाई था, वह निम्नलिखित में से किसके अनुवाद विभाग से संबंधित था। देखिए, फैजी जो फारसी का बहुत बड़ा विद्वान था, अबुल फजल का भाई था, वह अकबर के अनुवाद विभाग से संबंधित था। अकबर के नौरत्नों में है ना फैजी। तो फैजी फारसी का बहुत बड़ा विद्वान था, फारसी का, और अबुल फजल का भाई था ये। और यह अकबर के अनुवाद विभाग से संबंधित था और महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी की देखरेख में किया गया था। 20 प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये। मुगल कालीन संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। तो तानसेन का संरक्षक कौन, अकबर, जो कि करेक्ट है स्टेटमेंट, पता ही होगा आपको। तानसेन मुगल दरबार में तबला वादक था।
भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी भाषा में रचनाएं औरंगजेब के काल में हुई थी। औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। देखिए, अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। करेक्ट है। तानसेन तबला वादक था। सही है। तो स्टेटमेंट डी हो गया, ई हो गया इसका आंसर। औरंगजेब कुशल वीणा वादक था, ये भी सही है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी भाषा में रचनाएं औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी, ये भी सही है। तो उपरोक्त सारे के सारे सही हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ई। तानसेन को अकबर का संरक्षण प्राप्त था। इसे कई रागों की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। औरंगजेब को संगीत में रुचि नहीं थी। उसने अपने दरबार से गायन को खत्म कर दिया था, लेकिन वाद्य यंत्रों को रहने दिया था क्योंकि वह कुशल वीणा वादक था। तो स्वार्थी हो गया ना ये। औरंगजेब के शासनकाल में ही सर्वाधिक भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में पुस्तकों की रचना की गई, फारसी में। और संगीत के क्षेत्र में कुछ घटनाएं मोहम्मद शाह के शासनकाल में घटी थी। ठीक है। तो बीड़ा बजाता था औरंगजेब, इसी के चलते इसने वाद्य यंत्रों को रहने दिया और अपने दरबार से संगीत गायन को ख़त्म कर दिया। संगीत के वाद्य यंत्रों को रहने दिया, वो खासकर बीड़ा को, क्योंकि बीड़ा वादक था ये। तो 20 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, इसमें से कम 10 प्रश्न थे हिस्ट्री के, 5 ज्योग्राफी और बाकी के करंट अफेयर्स। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक दिन, मतलब एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।